हेलो गाइस। तो ये है अंडर द ओक ट्री मानवा का पार्ट 3। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टोरी शुरू करते हैं। रिफ्टन अचानक मैक्सी को उठा लेता है और उसे बेड पर बिठा देता है। फिर वो उसके फेस और नेक पर किस करता हुआ कहता है, तुम असली हो। मुझे नहीं पता तुमने कौन कौन से रूमर्स सुने हैं, लेकिन मैंने उस ऑफर को पहले ही रिजेक्ट कर दिया था। मुझे यकीन नहीं होता कि लोग एक शादीशुदा आदमी के बारे में ऐसी बातें कर सकते हैं। शायद एम्परर ही पागल हो गया है। जो भी इंसान गॉड के सामने ली गई शपथ को तोड़ने की कोशिश करेगा, मैं उसे अपने हाथों से सजा दूंगा। मैक्सी ये सुनकर दूसरी तरफ देखने लगती है और धीरे से कहती है, लेकिन वो एक प्रिंसेस है और बहुत सुंदर भी, मेरे जैसी नहीं। वो तो वेडन की सबसे डिग्निफाइड वुमन है। रिफ्टन थोड़ा हैरान होकर पूछता है, तुम एग्नेस से मिली हो क्या? मैक्सी के दिमाग में तुरंत एक ख्याल आता है, वो उसे नाम से बुला रहा है। क्या दोनों इतने करीब हैं? रिफ्टन फिर कहता है, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मुझे बोल्ड लड़कियां पसंद नहीं हैं और ना ही मुझे महल में रहने की आदत है। मुझे उस घमंडी राजकुमारी की चापलूसी करने का कोई शौक नहीं। मैक्सी हल्की सी कांपती हुई आवाज में कुछ कहने वाली होती है, लेकिन तभी रिफ्टन उसकी बात काटकर कहता है, या फिर क्या ये सब रूमर्स सिर्फ एक बहाना है? क्या तुम मुझसे सच में तलाक लेना चाहती हो? मैक्सी तुरंत सिर हिलाकर मना कर देती है। रिफ्टन धीरे धीरे उसके और करीब आता है। रिफ्टन कहता है, तो फिर ठीक है, ऐसी बातों पर भरोसा मत करना। हम पहले से ही पति पत्नी हैं। अगर तुमने दोबारा ऐसी बात की तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैक्सी उसकी बात सुनकर हैरान रह जाती है। तभी रिफ्टन धीरे से उसके करीब आता है और उसे छूता है। मैक्सी जल्दी से कहती है, रुको, और फिर अपने मन में सोचती है, मैंने इस कमीज के अलावा कुछ भी नहीं पहना है। लेकिन उसी वक्त रिफ्टन उसके ऊपर से ब्लैंकेट हटा देता है। मैक्सी शर्माते हुए बोल पड़ती है, हे। रिफ्टन तुरंत कहता है, हे नहीं, तुम मुझे रिफ्टन कह सकती हो। ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम अपने पति का नाम ही ना जानती हो। इतना कहकर वो उससे किस कर लेता है। मैक्सी के दिमाग में कई ख्याल चल रहे होते हैं। वो सोचती है, क्या हम सिर्फ पति पत्नी की ड्यूटी पूरी कर रहे हैं? उसकी लाइफ में पहली बार इतना दर्द हुआ था और अचानक रिफ्टन रुक जाता है। वो धीरे से पूछता है, क्या तुम नहीं चाहती हो? हालांकि हम पति पत्नी हैं, लेकिन अगर तुम नहीं चाहती तो हम ये नहीं करेंगे। मैक्सी कंफ्यूज हो जाती है। वो सोचती है, मुझे क्या करना चाहिए? अगर मैंने मना कर दिया तो शायद वो मुझे छोड़ देगा। वो रिफ्टन की तरफ देखती है और उस पल रिफ्टन उसे बिल्कुल एक क्यूट पपी जैसा लग रहा होता है। और फिर वो याद करती है कि उसने उसके लिए प्रिंसेस से शादी का प्रपोजल भी ठुकरा दिया था। इसलिए आखिरकार मैक्सी धीरे से हाँ कह देती है। रिफ्टन हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, तो फिर मैं जितना जेंटली हो सके उतना करूंगा। मैक्सी उसे थोड़ा रुकने को कहती है। रिफ्टन उसके हाथ पर किस करता है और धीरे से बोलता है, मेरा नाम पुकारो। मैक्सी हल्की सी आवाज में उसका नाम लेती है, रिफ्टन। रिफ्टन उसकी तरफ देखकर कहता है, मैक्सी, तुम बहुत सुंदर हो। मैक्सी के मन में ख्याल आता है, ये आदमी उस दिन से बहुत अजीब बिहेव कर रहा है, बहुत अजीब। उसके बाद दोनों एक साथ एक स्वीट और इमोशनल मोमेंट शेयर करते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मैक्सी उठते ही सोचती है कि कल रात पहले के मुकाबले ज्यादा अच्छी थी। इस बार उसे उतना दर्द नहीं हुआ, लेकिन एक अजीब सी गर्माहट जरूर महसूस हो रही थी। ये सोचते ही उसका चेहरा लाल हो जाता है। वो धीरे से अपना हाथ रिफ्टन की तरफ बढ़ाती है और सोचती है, कल रात वो काफी परेशान लग रहा था, लेकिन सोते वक्त बिल्कुल एक बच्चे की तरह लग रहा है। उसे रिफ्टन की कल रात की बात याद आती है। उसने कहा था कि बैटलफील्ड में 3 साल तक उसने सिर्फ मैक्सी को याद करते हुए वक्त बिताया। मैक्सी सोचने लगती है, क्या मेरी बिना रहना उसके लिए इतना मुश्किल था? ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे पसंद करता हो, लेकिन हमारी शादी तो जबरदस्ती हुई थी। वो रिफ्टन के फेस को छूने ही वाली होती है कि तभी रिफ्टन उठ जाता है। मैक्सी जल्दी से अपना हाथ वापस खींच लेती है और कहती है, रिफ्टन, सुबह हो गई है। रिफ्टन तुरंत उसे अपनी बाहों में खींच लेता है और कहता है, हाँ, सुबह हो गई है। मुझे लगा तुम्हारे उठने का इंतजार करते करते मैं मर ही जाऊंगा। मैक्सी हैरान होकर सोचती है, क्या वो सो ही नहीं रहा था? रिफ्टन उसके नेक पर किस करता है और पूछता है, क्या तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है? मैक्सी धीरे से ना में सिर हिला देती है। तब रिफ्टन मुस्कुराते हुए पूछता है, कल रात कैसी थी? और फिर उसे किस करते हुए कहता है, मुझे तो बहुत पसंद आई, इतनी कि मैं मर भी सकता हूँ। तुम्हारे साथ होना मुझे बहुत पसंद है, चाहे तुम मना ही क्यों ना करो। फिर अचानक रिफ्टन थोड़ा सीरियस होकर कहता है, तुम बहुत अनलकी हो, क्योंकि तुम्हारी शादी मेरे जैसे नाजायज औलाद से हुई है। मैक्सी हैरान होकर पूछती है, आपका मतलब क्या है?
तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। बाहर खड़े नाइट्स आवाज लगाते हैं, चीफ, आप ये कब तक करने वाले हैं? मैक्सी घबरा कर कहती है, रिफ्टन, बाहर कोई है। बाहर से नाइट्स फिर कहते हैं, सर, आप अपनी जागीर में जाकर भी आराम कर सकते हैं, सूरज निकल आया है। ये सुनकर रिफ्टन गुस्से में बोलता है, अगर तुम लोगों ने एक और शब्द बोला ना तो मैं तुम्हारी आंत निकाल लूंगा। क्या तुम लोग मरना चाहते हो? नाइट्स थोड़ा घबरा कर कहते हैं, लेकिन सर, जागीर पहुंचने के बाद आपको कैपिटल भी जाना है। रिफ्टन गुस्से में जवाब देता है, ये किसी के जीने मरने की बात नहीं है, मैंने तुम्हें इसे एक दिन आगे बढ़ाने को कहा था। फिर वो मैक्सी की तरफ मुड़कर कहता है, मैं तुम्हारे कपड़े ले आता हूं। मैक्सी ब्लैंकेट में छुपी होती है। रिफ्टन पूछता है, क्या तुम्हें ज्यादा दर्द हो रहा है? शायद तुम्हें समझ नहीं आया, मुझे गुस्सा जल्दी आता है। अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मुझे कैसे पता चलेगा तुम क्या सोच रही हो? मैक्सी शर्माते हुए कहती है, बाहर जो लोग हैं उन्हें पता है हम क्या कर रहे हैं, और यहाँ साउंड प्रूफिंग भी नहीं है। ये सुनकर रिफ्टन जोर से हंसने लगता है, फिर उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहता है, माई क्यूट एंड इनोसेंट लेडी, हम शादीशुदा है और शादीशुदा लोग यही करते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। फिर वो कपड़े पहनते हुए बोलता है, मुझे इन लोगों को साथ नहीं लाना चाहिए था। रिफ्टन को कपड़े पहनते देख मैक्सी शर्माकर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। रिफ्टन कहता है, मैं किसी को तुम्हारी मदद के लिए भेजता हूँ। बाहर से नाइट्स पूछते हैं, सर, क्या आप आ रही हैं? रिफ्टन जवाब देता है, हाँ, मैं आ रहा हूँ। रिफ्टन के जाने के बाद मैक्सी सोचती है, तो वो बस शादी की कर्तव्य निभा रहा था, फिर भी मैं उसकी शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझे अपने साथ ले आया। मेरी वजह से सब लोग लेट हो रहे हैं, मुझे जल्दी करनी चाहिए। तभी एक मेड दरवाजे पर आकर कहती है, लेडी, मैं आपके लिए ड्रेस लेकर आई हूँ। मैक्सी उसे अंदर आने की परमिशन दे देती है। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि मैक्सी तैयार हो चुकी है और वो बहुत सुंदर लग रही होती है। वो सोचती है, ये ड्रेस तो रोजेटा की ड्रेस से भी ज्यादा सुंदर है। लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि उसकी ड्रेस बंद नहीं हो रही, वो पीछे तक हाथ नहीं पहुंचा पा रही। उसे याद आता है कि मेड ने एक अंडरगारमेंट दिखाते हुए कहा था, ये आपके पति ने मंगवाया है। मैक्सी शर्माते हुए कहती है कि वो खुद कपड़े पहन लेगी और सोचती है कि जब तक जरूरत ना हो वो किसी की मदद नहीं लेगी। लेकिन तभी रिफ्टन वापस रूम में आ जाता है। रिफ्टन रूम में आते ही पूछता है, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मैक्सी थोड़ी शर्माते हुए कहती है, टाइम लेने के लिए मुझे माफ़ कीजिए, लेकिन मेरी ड्रेस। रिफ्टन तुरंत कहता है, माफ़ी मत मांगो, मुझे पता नहीं था कि अकेले तैयार होने में इतना टाइम लगता है। फिर वो धीरे से कहता है, आओ, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। मैक्सी हल्का सा थैंक्स कहती है। रिफ्टन उसकी ड्रेस बंद करते हुए बोलता है, हो सकता है तुम्हें ये ड्रेस पसंद ना आए, लेकिन घर पहुँचने के बाद मैं तुम्हें इससे भी अच्छी ड्रेसेस दिलवा दूंगा। मैक्सी ये सुनकर सोचती है, मुझे ये कैसे नापसंद हो सकती है, उसका टेस्ट तो कितना अलग है। महल में जो कपड़े मेरे पास थे और उसके दिमाग में बचपन की एक याद आ जाती है। हमें एक छोटी मैक्सी दिखाई जाती है जो एक सिंपल सी ड्रेस पहने होती है। लोग उससे कह रहे होते हैं, तुम काफ़ी लंबी होती जा रही हो। अच्छा है, रोजेटा के कपड़ों से थोड़ा कपड़ा बच गया, तुम्हें थोड़ी असुविधा सहनी होगी, यही एक अच्छी औरत की निशानी होती है। मैक्सी अपने मन में सोचती है, मैं कोई नोबल लड़की नहीं हूँ। अगर रिफ्टन को ये बात पता चल गई तो शायद वो बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाएगा। तभी रिफ्टन कहता है, मैं ध्यान रखूंगा कि तुम्हें सबसे अच्छी चीज़ें मिलें, क्रॉइसो महल से कम सुविधा नहीं होगी। मैक्सी जल्दी से कहती है, ये ड्रेस इतनी भी बुरी नहीं है। रिफ्टन हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, अच्छा, तो चलो अब चलते हैं। मैक्सी मन ही मन सोचती है, मुझे उसे सच का पता नहीं चलने देना चाहिए। फिर दोनों वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी एक ऑरेंज हेयर वाला नाइट मजाक उड़ाते हुए कहता है, मैंने तो सोचा था आज का दिन हम यहीं गुजारने वाले हैं। खैर, आप दोनों ने अच्छे से आराम किया होगा। ये सुनकर रिफ्टन उसे गुस्से में कहता है, चुप रहो। लेकिन नाइट फिर बोल पड़ता है, बट इट्स रिडिकुलस, वो एक ड्यूक की बेटी। उसकी बात पूरी होने से पहले ही रिफ्टन गुस्से में चिल्लाता है, मैंने कहा ना चुप रहो। उसके बाद सब लोग कैरेज में बैठ जाते हैं। कैरेज में रिफ्टन मैक्सी से कहता है, उनकी बातों की परवाह मत करो, उन्हें तुम्हारे फादर पसंद नहीं है, लेकिन अब तुम लेडी कैलिप्स हो और मेरी पत्नी भी। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि कोई भी तुम्हारा अपमान ना कर सके। मैक्सी ये सुनकर सोचती है, जाहिर है वो मुझसे नफरत करेंगे क्योंकि मैं ड्यूक क्रॉइसो की बेटी हूँ। ये सोचकर वो थोड़ी उदास हो जाती है। रिफ्टन उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर अंदर ही अंदर गुस्से में सोचता है, उन कमीनों को मुझे उनकी टांगें तोड़ देनी चाहिए थी। लेकिन रिफ्टन को गुस्सा होता देख मैक्सी हल्की सी स्माइल कर देती है। मैक्सी रिफ्टन को गुस्से में देखकर सोचती है,
लगता है वो मेरे लिए गुस्सा हो रहा है, लेकिन मुझे डर नहीं लग रहा। मेरे अंदर एक अजीब सी झुंझुनाहट हो रही है। तभी रिफ्टन उसकी तरफ देखता है और कहता है, पता है, ये पहली बार है जब तुमने मेरी तरफ देखकर स्माइल की है। मैक्सी थोड़ी हैरान होकर कहती है, क्या? मैक्सी मन ही मन सोचती है, पहले मैं सिर्फ ये चाहती थी कि वो मुझे डिवोर्स ना दे, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि वो मुझे कभी ना छोड़े। शायद मैं सेल्फिश हो रही हूँ। कुछ देर बाद उनकी कैरेज एक जगह पर रुक जाती है। रिफ्टन उतरकर पूछता है, यहाँ क्या हो रहा है? बियॉन्ड हेयर वाला नाइट बोलता है, सर, ये लोग हमें ठगने की कोशिश कर रहे हैं। रिफ्टन शांत रहकर बोलता है, सब शांत रहो, जितना वो मांग रहा है उतना दे दो, हम ड्यूक की जमीन पर हैं। नाइट मैक्सी की तरफ देखता है, फिर मुंह फेर कर कहता है, आप सही कह रहे हैं, हमें ड्यूक को कोई वजह नहीं देनी चाहिए जिससे वो हमारे खिलाफ हो जाए। अगर पैसे खत्म हो गए तो मुझे दोष मत दीजिएगा। ये सुनकर मैक्सी उदास हो जाती है और सोचती है, ये सब मेरी गलती है। अगर रोज़ेटा होती तो गांव वाले उसका स्वागत करते। तभी एक आदमी रिफ्टन से कहता है, सर, फसलों की कटाई चल रही है, इसी वजह से सारे कॉटेजेस ले लिए गए हैं, बस एक ही बचा है। रिफ्टन तुरंत कहता है, क्या मेरी वाइफ के लिए अलग से कॉटेज मिल सकता है? मैं तुम्हें ज़्यादा पैसे दूंगा। मैक्सी ये सुनकर सोचती है, मैं उन्हें मेरी वजह से और नफरत करने का मौका नहीं दे सकती। वो रिफ्टन का कपड़ा पकड़कर धीरे से कहती है, मैं अकेले नहीं रहना चाहती। ये सुनकर वहाँ एक पल के लिए पूरा साइलेंस छा जाता है। फिर सब लोग चुपचाप अपने काम में लग जाते हैं। मैक्सी सोचती है, मुझे खुशी है कि उसने मेरी रिक्वेस्ट मान ली। फिर रात का सीन दिखाया जाता है। मैक्सी सोचती है, मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी। रिफ्टन उसे पास बुलाता है। मैक्सी थोड़ी घबराकर सोचती है, यहाँ कहीं चूहे तो नहीं होंगे? रिफ्टन उसकी बात समझकर कहता है, आराम करो, यहाँ थोड़ी गंदगी हो सकती है, लेकिन चूहे नहीं हैं। मैक्सी सोचती है, क्या होगा अगर उसे लगे कि मैं नखरे कर रही हूँ? तभी रिफ्टन उसे एक गरम आलू देते हुए कहता है, ध्यान से खाना, ये गरम है। मैक्सी आलू खाने लगती है और उसे वो काफ़ी स्वादिष्ट लगता है। रिफ्टन उसे एक और आलू देते हुए पूछता है, क्या तुम्हें और चाहिए? मैक्सी मना कर देती है और कहती है, तुम इसे खा लो। रिफ्टन कहता है, कोई बात नहीं, तुम ही खा लो। मैक्सी उसे थैंक्स बोलती है और सोचती है, क्राइसो कासल में जो भी खाना मैंने खाया है उससे ये कहीं ज़्यादा अच्छा है। वहाँ तो किसी ने कभी मुझे खाना देने की भी परवाह नहीं की। कुछ देर बाद सब लोग सोने की तैयारी कर रहे होते हैं। मैक्सी धीरे से कहती है, रिफ्टन, यहाँ और भी लोग हैं। रिफ्टन कहता है, फिक्र मत करो, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, और वैसे भी बहुत ठंड है। मैक्सी जल्दी से कहती है, नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम्हें इतना पास आने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सी मन ही मन सोचती है, यहाँ शायद सिर्फ तुम्हें ही कोई दिक्कत नहीं है। तभी वहाँ एक सिल्वर हेयर वाला नाइट आता है और कहता है, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि वो एम्बेरस हो रही है? तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।